वेलकम बैक। डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी डेंसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन है रिलेटेड टू द फ्लूइड स्टैटिक्स, राइट, हाइड्रोस्टैटिक्स। सो डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। एसआई यूनिट इसका केजी पर मीटर क्यूब बचपन में पढ़ा ही होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास और L इनवर्स 3। सो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। फिर इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखता है वो है रिलेटिव डेंसिटी। सो रिलेटिव डेंसिटी के काफ़ी सारे फॉर्मूलास है, एक ही फॉर्मूला है बट उसको काफ़ी सारे फॉर्मेट में हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू दैट डेंसिटी ऑफ द वाटर। फिर इसी फॉर्मूला को हम काफ़ी सारे अलग अलग फॉर्मेट्स में मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो कौन से हैं वो मेथड्स? इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की जगह पे मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, और डेंसिटी के लिए मास ऑफ द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर टू दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ये कैंसिल हो जाएगा, इस चीज को समझना है अच्छे से, राइट। जितना वॉल्यूम सॉलिड का है उतने ही वॉल्यूम का पानी लेते हैं हम, समझ लो। मतलब सॉलिड है, राइट, ऐसा, तो इसको पानी के अंदर पूरा डुबा दो, जितने वॉल्यूम का पानी ओवरफ्लो आता है उतने ही वॉल्यूम का पानी लिया, इसीलिए वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, मास अलग आएगा, राइट। इतने ही वॉल्यूम का तुम लकड़ा ले लो, राइट, मास अलग होगा। इतने ही वॉल्यूम का तुम आयरन ले लो, मास अलग होगा। तो ये है फॉर्मूला, राइट, रिलेटिव डेंसिटी का इन द टर्म्स ऑफ मास, दैट इज मास ऑफ द सब्सटेंस टू दैट मास ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर। और ये एट हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं, क्योंकि पानी की डेंसिटी जो हम मान के चलते हैं 1000, राइट, केजी पर मीटर क्यूब या तो 1 ग्राम पर सीसी, वो हम 4 डिग्री पे मेजर करते हैं। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया रिलेटिव डेंसिटी का, मास ऑफ द सब्सटेंस टू दैट ऑफ द मास ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। ये फंडामेंटल फॉर्मूला है रिलेटिव डेंसिटी का। इसको फिर हम फर्दर और मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू, ऊपर और नीचे जी से मल्टीप्लाई कर दो। सो मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय जी। यहाँ पर मैंने 4 डिग्री नहीं लिखा हुआ है, बट ये समझने वाली बात है कि 4 डिग्री पर ही लिया हुआ है। सो ये मिल जाएगा मुझे एक और फॉर्मूला, वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर। सो ये कुछ अलग अलग फॉर्मूलास है जो न्यूमेरिकल्स में काफी काम में आएंगे रिलेटिव डेंसिटी के। एक और चीज रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, राइट, क्योंकि ये सेम सब्सटेंस का या सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, मास अपॉन मास, यूनिट कैंसिल हो जाएगा, वेट अपॉन वेट, राइट, अगेन यूनिट कैंसिल हो जाएगा। सो रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, और यूनिट नहीं है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं है। सो रिलेटिव डेंसिटी हैज m0, l0, t0, इसके डायमेंशंस भी 0 0 ही है। पानी की डेंसिटी कितनी है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, राइट। ये एक वैल्यू याद रहनी चाहिए, दूसरी वैल्यूज चाहे याद रखो ना रखो। सी वाटर, पानी थोड़ा खारा होता है तो उसकी डेंसिटी 1030 kg पर मीटर क्यूब है, राइट। ब्लड ले लो हमारा, तो ब्लड और थोड़ा थिक होता है, उसकी डेंसिटी 1060 kg पर मीटर क्यूब है। तो ये दो वैल्यूज
याद रखो, बाकी वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है। हवा की याद रख सकते हो, एयर की डेंसिटी 1.29 kg पर मीटर क्यूब है। देखो बहुत कम है कंपेयर टू पानी, राइट, बहुत ही ज्यादा कम है 1.29 kg पर मीटर क्यूब। हवा की, ऑक्सीजन की डेंसिटी 1.43 kg पर मीटर क्यूब। ये एक वैल्यू अगर याद रखो तो अच्छी बात है। नेक्स्ट, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक वर्ड है जो रिलेटिव डेंसिटी के सिनोनिम की तरह यूज होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कह दो या रिलेटिव डेंसिटी कह दो, ये दोनों एक ही वर्ड है। और इस फॉर्मूला में जो बताया हुआ है कि डेंसिटी का कैलकुलेशन, मतलब खास करके जब दो अलग अलग फ्लूइड्स को मिक्स करते हैं तो रिजल्टेंट डेंसिटी कैसे मिलेगी, तो सारे फॉर्मूलाज मगअप करने की जरूरत नहीं है, राइट। डेंसिटी का जनरल नोटेशन डेंसिटी का है रो। सो डेंसिटी विल बी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। इस तरह से याद रखो, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। जो एवरेज स्पीड ढूंढते हैं ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वैसी तरह से ये एक फंडामेंटल चीज याद रखो, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये सारी चीजें समझनी भी आसान है और इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी इजी है। लेट अस सी दिस। So specific gravity of a body is numerically equal to the relative density of the body. Specific gravity of the body is defined as ratio of the weight of the body to that of the loss of weight of the body in water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने यहाँ पर लिया था इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर बोल दो या लॉस इन वेट ऑफ द बॉडी कह दो, दोनों एक ही बात है। ये आगे जाके हम आर्किमेडिस प्रिंसिपल में ये चीज को समझेंगे। कहने का मतलब क्या है, इस वर्ड्स का मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को हम पानी में डालते हैं या फ्लूइड में डालते हैं तो अपथ्रस्ट एक्ट होता है। सो अपथ्रस्ट एक्ट होने की वजह से, राइट, वेट नीचे की तरफ, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ, तो अपेरेंट वेट जो हमको मिलेगा वो होगा WT माइनस अपथ्रस्ट, हल्का हो जाएगा वो, राइट। इसको हम ऐसा भी कहते हैं लॉस इन वेट। और ये लॉस इन वेट कितना होगा, राइट, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ वाटर कह दो, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड कह दो, लॉस इन वेट कह दो, या उसको WT माइनस यू से रिप्रेजेंट करो, राइट। ये अपथ्रस्ट के प्रिंसिपल में, आर्किमेडिस प्रिंसिपल में और ज्यादा डिटेल में डिस्कस होगा। डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सब्सटेंसेस। तो मिक्सचर के लिए मैंने कहा कि टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम याद रखो। टू लिक्विड्स ऑफ डिफरेंट मास M1 एंड M2, डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 आर मिक्स टूगेदर। तो टोटल डेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो टोटल मास हो जाएगा M1 प्लस M2। टोटल वॉल्यूम, तो पहले वाले का वॉल्यूम M1 अपॉन ρ1, दूसरे वाले का वॉल्यूम M2 अपॉन ρ2। फिर इसको मैनिपुलेट करो, फॉर्मूला मिलेगा। दो लिक्विड सेम मास के हैं बट डिफरेंट डेंसिटीज के हैं। तो सेम मास के हैं तो टोटल मास, डिफरेंट डेंसिटीज है तो पहले वाले का वॉल्यूम दूसरे वाले का वॉल्यूम, अगेन सेम कंसेप्ट। थर्ड वाला, दो लिक्विड सेम वॉल्यूम के हैं बट डिफरेंट डेंसिटीज के हैं, तो टोटल मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वही याद रखना है। और मल्टीपल लिक्विड्स को भी मिक्स किया है तो भी वही बात है कि ये हो जाएगा टोटल मास, राइट, हर लिक्विड का जो भी मास है वो, और ये टोटल वॉल्यूम। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, राइट, वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटीज फॉर द गिवन मिक्सचर्स। उसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल भी है, राइट। टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ मासेस 10 ग्राम एंड 20 ग्राम्स। यूनिट्स में काफी क्लियरिटी होनी चाहिए, ऐसा यूज कर रहे हो, CGS यूज कर रहे हो। सो टू लिक्विड्स ऑफ masses 10 ग्राम एंड 20 ग्राम एंड द डेंसिटी 0.88 ग्राम पर cc और 0.95 ग्राम पर cc आर मिक्स टूगेदर, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। सो फॉर्मूला, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, राइट,
टोटल मास तो हमको दिया हुआ है 10 ग्राम प्लस 20 ग्राम। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पहले वाले का वॉल्यूम कैसे मिलेगा हमको? तो मास अपॉन डेंसिटी, राइट। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम चाहिए तो मास अपॉन डेंसिटी प्लस दूसरे वाले का मास, दूसरे वाले की डेंसिटी, सारे यूनिट सीजीएस में दिए हुए हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करो इसको, 30 अपॉन 10 इंटू 95 9.5, 20 इंटू 8.4 16.8, 16.80 आ जाएगा ये। 16.80, और ये जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में था वो ऊपर चला जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो 84 इंटू 95, 7980 मल्टीप्लाइड बाय 30, डबल जीरो डेसिमल पॉइंट डालने बाकी रहे। कितने डेसिमल पॉइंट आएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड करो 26.3। तो फर्दर सिंप्लीफाइंग 23.94 डिवाइडेड बाय 26.3, राइट। सो डेसिमल पॉइंट्स रिमूव करके डिवीजन करे तो 2630 आएगा। 2630 डिवाइडेड बाय 2394.0, राइट। 9 जा करके देखते हैं। 23670, यस। 2 डेसिमल पॉइंट की वजह से 0 1 जा जाएगा, तो 0.91 ग्राम्स पर सीसी ये इक्विवेलेंट डेंसिटी आएगी मिक्सचर की। सो सिंपल न्यूमेरिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सिंपल कंसेप्ट, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। नेक्स्ट है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद द डेप्थ, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम, राइट। तो ये एक डेरिवेशन हो गया, ये डेरिवेशन है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम। तो लेट्स से ये बोर्ड के साइज जितनी बड़ी टंकी है उसमें पानी भरा हुआ है। अब मुझे ढूंढना है कि प्रेशर कितना मिलेगा, कितना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, उस टैंक के अंदर, ये पूरी ही जो टैंक है इसके अंदर एक ऐसा लिक्विड कॉलम ले लेता हूँ, राइट। और मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे। लेट्स से ये पॉइंट है P, और ये जो मैंने लिक्विड कॉलम एज्यूम किया हुआ है वहां से इसकी हाइट है h, राइट। और ये जो मैंने कॉलम एज्यूम किया है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी है रो। तो अब ये जो लिक्विड कॉलम एज्यूम किया हुआ है, राइट, तो अपवर्ड सरफेस पे फोर्स लगेगा F1 लेट्स से, और डाउनवर्ड सरफेस पे फोर्स लगेगा F2। फोर्सेस इन द फ्लूइड आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, और सरफेस की तरफ ही रहेंगे, सरफेस की तरफ ही रहेंगे। तो ऊपर के फेस पे F1 नीचे की तरफ, और नीचे वाले फेस पे F2 ऊपर की तरफ, और ये जो पूरा का पूरा लिक्विड है उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा mg। सो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? सो एट P नेट फोर्स एट P कितना मिलेगा? नेट फोर्स एट P 0 ही मिलेगा, क्योंकि लिक्विड एट रेस्ट पे है। तो नेट फोर्स एट P विल बी इक्वल टू 0 एज फ्लूइड इज एट रेस्ट। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं, राइट। F2 ऊपर की तरफ, नीचे वाला माइनस F1, नीचे वाला माइनस mg इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, F2 की वैल्यू आएगी प्रेशर इंटू
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ए ही है ऊपर नीचे के, यहाँ पर आएगा P1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ए ही है, लेट्स से ये mg हुआ, राइट। P2 माइनस P1 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मास कैसे मिलेगा, जो भी फ्लूइड एनक्लोज्ड है उसका मास कैसे मिलेगा, मतलब यहाँ तक मुझे यहाँ पे ही ढूंढना है तो मुझे इतना ही मास लेना है, तो मास विल बी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, राइट। तो P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम को भी हम फर्दर लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट इंटू डेंसिटी, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नीचे चला जाएगा, सो अल्टीमेटली P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू H रो G, so ultimately pressure at a point P will be given by height into density into gravity। so कहीं पे भी मुझे इस टैंक में प्रेशर चाहिए तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मैं चाहे ऐसा कॉलम एज्यूम करूं, कुछ भी एज्यूम करूं, मुझे सिर्फ पता होनी चाहिए हाइट। हाइट कहाँ से, फ्री सरफेस से मुझे हाइट पता होनी चाहिए, नीचे से ऐसे हाइट मत कैलकुलेट करना, जो फ्री सरफेस होता है, स्विमिंग पूल में गए तो फ्री सरफेस ये रहा ऊपर की तरफ, तो वहां से हाइट कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी जो भी फ्लूइड है उसकी, और ग्रेविटी एट दैट प्लेस। सो ये आ गया हमारा 15 नंबर वाला डेरिवेशन ऑफ द इक्वेशन फॉर द फ्लूइड प्रेशर। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन, क्या है वो वेरिएशन के, P naught is atmospheric pressure, it is a atmospheric pressure, so net pressure at P will be equal to P naught plus height into density into gravity। इस चीज को हम कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब कि टोटल प्रेशर कितना एक्ट हो रहा है, किसी भी पॉइंट पे कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है लिक्विड कॉलम की वजह से, प्लस एटमॉस्फेयर अपना दबाव अर्थ पे है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो बाय डिफॉल्ट एक्ट होगा, चाहे मैं ये रूम के अंदर हूँ, सब दरवाजे मैंने बंद कर दिए है, फिर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट हो ही रहा है। ऐसा मत सोचना कि सारे दरवाजे खिड़कियां सब कुछ बंद है, पूरा वैसल बंद है तो अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, होगा ही, प्रोवाइडेड दैट के अंदर से वैक्यूम किया हुआ है, ऐसा दिया है तो ही अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, अदरवाइज एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ही। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम दोनों ही मिलके बनाते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। सो ये नेट प्रेशर P इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस H रो G, ये हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर। P माइनस P नॉट इज इक्वल्स टू H रो G, इसको हम कहते हैं गेज प्रेशर या तो गॉज प्रेशर। सो ये हो गया गॉज प्रेशर, मतलब कि ये वो वाला प्रेशर है जिसमें से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दिया, मतलब ये प्रेशर है प्योरली फ्लूइड की वजह से जो लग रहा है। सो गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये दो वर्ड्स क्लियर हो जाने चाहिए। वेरिएशन ऑफ द प्रेशर विद द डेप्थ, यस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। डेप्थ वर्ड यूज करो, हाइट वर्ड यूज करो, ऑल्टीट्यूड वर्ड यूज करो, इन सब चीजों में एक ही ध्यान रखना है कि भाई ये सब चीजें फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड से कैलकुलेट होगी, फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड से ही कैलकुलेट होगी, कोई भी वर्ड यूज करो बट हाइट हमेशा फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड से कैलकुलेट होगी। तो ये रहा वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू डेप्थ, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू लिक्विड कॉलम। फिर नेक्स्ट है न्यूमेरिकल है, एट अ डेप्थ ऑफ 500 मीटर इन द ओशन एब्सोल्यूट प्रेशर ढूंढना है और गेज प्रेशर ढूंढना है। तो फॉर्मूला दिमाग में आ जाना चाहिए, एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G, और गेज प्रेशर के लिए सिर्फ हमको H रो G ही कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले गेज प्रेशर कैलकुलेट कर लेते हैं, बी वाला पार्ट। सो गेज प्रेशर इज इक्वल्स टू हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। हाइट दी हुई है 500 मीटर है, हम समुंदर में, राइट, ऊपर से दिया हुआ है, एट अ डेप्थ ऑफ 500 मीटर इन दी ओशन। डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज 1030 ले लो, या तो 1.03 इंटू 10 टू द पावर 3, और ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है 10, इसको करो तो मल्टीप्लाई 5.15 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, 10 टू द पावर 6 आया।
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको दिया हुआ है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये भी पास्कल में आया, ये भी पास्कल में आया। अब हमको चाहिए गेज प्रेशर जो कि पी नॉट प्लस एच रो जी 1.01 इंटू 10⁵ प्लस एच रो जी को पावर 5 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो तो 51.5 इंटू 10⁵ ये हो जाएगा 52.52 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ये हो गया हमारा गेज प्रेशर 52.52 पास्कल्स। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बहुत अलग अलग यूनिट्स है, तुम चाहे पास्कल में डिनोट करो या तो एटीएम में डिनोट करो। अब इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है राइट, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है 10⁵ पास्कल्स, अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू है। मतलब हम कहीं पे भी है अर्थ पे तो इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। फॉल्स, सी लेवल पे इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगेगा। सो अगर इस चीज को इधर यूज कर ले तो इसका आंसर आएगा 1.01। ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसका आंसर आएगा 5 सॉरी गेज प्रेशर, ये गेज प्रेशर हुआ 5.15 51.5 इंटू 10⁵ और 10⁵ की जगह पे एटीएम, और इसमें आंसर आएगा 552.5 एटीएम। ये एटीएम में 10⁵ को हम एटीएम से रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट ऐसा हो रहा है, हमारे ऑब्जर्वेशन में है और हमें समझ भी नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लैक ऑफ ग्रास्पिंग इट या स्वेलोइंग इट, उसको हम कहते हैं पैराडॉक्स। सो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स यानी कि फ्लूइड भी कुछ ऐसा हमारे साथ में कंफ्यूजिंग खेल खेल लेता है। ऐसे अनइक्वल शेप के वेसल्स है राइट, जो कि इंटरनली कनेक्टेड है। अब इसमें मैं एक वेसल से पानी भरना स्टार्ट करूंगा तो एक क्लियर चीज नोटिस होती है कि जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो सब में सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हॉरिजॉन्टल लेवल is maintained in liquid, right, is maintained in liquid, fluid भी कह सकते हो बट हम स्पेसिफिकली लिक्विड की ही बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल लेवल इज मेंटेन इन लिक्विड इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप, साइज कह दो या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह दो ऑफ वेसल। सो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को ऐसे भी कह सकते हैं। The pressure exerted by the liquid depends only on the height of the liquid column and is independent of the shape of the containing vessel। और हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के लिए ये एक और स्टेटमेंट है कि लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज। लिक्विड हमेशा अपना हॉरिजॉन्टल लेवल बना कर ही रखेगा। तो इस सेंटेंस को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। इररिस्पेक्टिव ऑफ शेप एंड साइज द लिक्विड विल मेंटेन इट्स लेवल। फिर आता है पास्कल्स लॉ राइट। वो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने कहा था कि एक स्पेसिफिक पॉइंट आएगा, कौन सा है कि यही ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। सो पास्कल्स लॉ है प्रेशर का जो ट्रांसमिशन है उसको लेकर है। पास्कल्स लॉ एक बहुत ही कमाल का कहते हैं इन्वेंशन था राइट, जस्ट 100-150 साल पहले। जो भी जेसीबी मशीन हम देखते हैं, हाइड्रोलिक्स देखते हैं, डोर क्लोजर्स देखते हैं, दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है राइट। कार का भी बॉनेट अप करो या पीछे से डिक्की का दरवाजा ऊपर करो, धीरे धीरे बंद होता है, वो जो सिलेंडर जैसा दिखता है राइट। वो सब चीज़ें पास्कल्स लॉ के बेस पे काम करती है। उन सब चीज़ों को हाइड्रोलिक्स कहते हैं क्योंकि अंदर गैस या तो लिक्विड भरा हुआ रहता है। और बहुत ही सुपर्ब
मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशंस था ये। Pascal's law states that the increase in pressure at one point of the enclosed liquid in the equilibrium of rest is transmitted equally to all other points of the liquid and also to the walls of the container, provided the effect of gravity is neglected. तो कहने का मतलब है कि प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट, प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट टू ए कन्फाइंड लिक्विड, कन्फाइंड यानी बंद, देखो ये बंद है, is transmitted equally and undiminished in all directions. ये है पास्कल्स लॉ। इसको अब हम समझेंगे। प्रेशर ट्रांसमिशन के बारे में कहता है। इसको समझने के लिए जस्ट एक ऐसा एक बलून ले लो, राइट। बलून है, मे बी हवा भर दो या मे बी इसके अंदर पानी भर दो, करेक्ट। अब इसके अंदर लेट से तुम कुछ छेद कर देते हो। अब छेद करोगे तो पानी बाहर आते हुए दिखेगा। धीरे धीरे इसको नेक से ऐसे प्रेस करो तो क्या देखने को मिलेगा कि सब जगह से पानी एक ही प्रेशर से बाहर आता है। सब जगह से पानी एक ही प्रेशर से बाहर आता है। सो दैट इज व्हाट द पास्कल्स लॉ सेज कि मैं यहाँ पर स्क्वीज कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर लगा रहा हूँ, तो वो प्रेशर तो सब जगह पे इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है, राइट। वैसे ये बलून थोड़ा रिजिड बाउंड्री नहीं है इसके जैसी, तो थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, बट स्टिल ऑब्जर्वेशन तो हमको मिलेगा ही कि प्रेशर यहाँ पर लगा है लेकिन सब जगह पे प्रेशर से पानी बाहर आ रहा है। सिर्फ ऐसे ही बलून को पकड़ के रखोगे तो मे बी यहाँ से तुमको धार पानी की दिखेगी, यहाँ से दिखेगी, यहाँ से मे बी ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जा रहा हो, बट इसको जब स्क्वीज करोगे तो दिखेगा सब जगह से इक्वल प्रेशर में पानी की धार बाहर आ रही है। वही है पास्कल्स लॉ। थोड़ा और डिटेल में देखें तो पास्कल्स लॉ को ऐसे कुछ डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी, राइट। अगर यहाँ पर हम कुछ एफर्ट लगाते हैं, राइट, सो प्रेशर ऑन ए विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑन बी एज पर द पास्कल्स लॉ। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, लेट से इसका एरिया है कैपिटल ए, स्मॉल ए ले लेते हैं क्योंकि ये छोटा सिलेंडर है, इसको हम सिलेंडर कहते हैं। ये जो है इसको हम पिस्टन कहते हैं। हाइड्रोलिक्स में जनरली पिस्टन और सिलेंडर होता ही है ताकि लिक्विड अंदर बना रहे। लिक्विड अगर लीक मारेगा तो फिर पास्कल्स लॉ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कहीं पे ऐसा पंक्चर नहीं होना चाहिए। काफ़ी बार जेसीबी मशीन खराब हो जाती है क्योंकि उसमें जिन पाइप्स में प्रेशर ट्रांसमिट होता है ना, उसमें छेद हो जाता है। जैसे हमारे भी पानी की पाइपलाइंस होती है, कहीं पे छेद हो गया, राइट, तो पानी ट्रांसमिट नहीं होता है, वहीं पे सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है। सो ये है सिलेंडर, राइट, जो फिक्स है। पिस्टन जो कि ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर इस पिस्टन पे मैंने एफर्ट लगाया हुआ है, और एफर्ट यानी फोर्स अपॉन एरिया, और दूसरी साइड पे इसका एरिया है कैपिटल ए, राइट। और यहाँ पर मैंने कुछ वजन रखा हुआ है, लेट से उसको मैं कहता हूँ लोड। सो ये मैथमेटिकली पास्कल्स लॉ। अब इसकी खूबसूरती देखनी है पास्कल्स लॉ की, तो ऐसा कह सकते हो कि लेट से के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मैं ज्यूम कर लूँ कि छोटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर का है। एफर्ट मैंने लगाया है 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का यानी 10 किलो का। मेरे हाथ से सिर्फ 10 किलो का वजन लगाया है, तो यहाँ पर कितना फोर्स अपियर होगा, यहाँ पर कितना फोर्स अपेयर होगा, मतलब कि मैं कितना लोड उठा पाऊंगा 10 किलो के फोर्स से। 100 न्यूटन का फोर्स यानी 10 किलो के वजन से मैं कितना लोड उठा पाऊंगा। सो कैलकुलेट करते हैं। मुझे लोड कैलकुलेट करना है। लोड को सब्जेक्ट बना देते हैं ई ए अपॉन ए। एफर्ट था मेरा 100 न्यूटन का, कैपिटल ए है 1 मीटर स्क्वायर, स्मॉल ए है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 टू द पावर -4 आएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर 4, यानी हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 1 2 3 10 लाख न्यूटन। देखो 10 लाख न्यूटन मुझे मिला।
10 लाख न्यूटन यानी कितना हुआ, एक जीरो हटा दो, एक जीरो हटा दोगे तो 1 लाख, 1 लाख किलो का वजन मैं उठा पाऊंगा सिर्फ 10 किलो के वजन से। देखो सुपर्ब, ऐसा हो ही सकता है। सिर्फ 10 किलो के वजन से मैं 1 लाख किलो का वजन मैं उठा लूंगा। हाँ 1 मीटर स्क्वायर काफी बड़ा एरिया हो गया, इतना बड़ा जनरली सिलेंडर होता नहीं है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर काफी छोटा सा सिलेंडर हो गया, इतना होता नहीं है, राइट। मे बी इसको अगर तुम 10 लेके भी करो, पर ये लॉ के हिसाब से जो भी है, यही खूबसूरती है कि फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है पास्कल्स लॉ में। सो आज के लेक्चर में यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ी डिटेल्स फ्लूइड स्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।